Assalamu alaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be solving a few exercise questions from Shankar's book of Principles of Quantum Mechanics. So let's not waste our time and begin. The question is show that the set A, B, 1 does not form a vector space where A and B are some real numbers. So basically आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको एक सेट गिवन है which is A, B, 1 and आपसे ये कहा जा रहा है कि आप हमें ये बताओ कि ये एक वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करता जहाँ पे आपका जो ये A और B है ये कुछ रियल नंबर्स हैं, यानी कि रियल नंबर से इनका क्या मतलब है कि जो A और B है ये आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है. इट कैन बी इंटीजर्स, इट कैन बी होल नंबर्स, इट कैन बी नेचुरल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना. यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है. रियल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो कि अदर देन इमेजिनरी हो, यानी कि उनमें आयोटा की टर्म ना आए, बाकी सारे नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है. नंबर्स अदर देन इमेजिनरी, जैसे कि आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, ये सब आपके पास रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं. जब कभी भी आपके पास किसी भी नंबर के साथ आयोटा की टर्म आ जाती है, एक इमेजिनरी टर्म आ जाती है, कम्प्लेक्स टर्म आ जाती है, तो वो फिर आपके पास रियल नंबर्स नहीं कहलाते बल्कि कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना. तो आई होप रियल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता चल गया होगा. अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वेक्टर स्पेस एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि अगर हमें ये चीज़ ही पता नहीं होगी कि वेक्टर स्पेस क्या है तो हम ऑब्वियसली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते. सो पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से गो थ्रू करते हैं. So, a vector space क्या है कि a linear vector space denoted by this symbol is a collection of objects, that is ket1, ket2. Let's not call it ket, let's simply call it 1, 2, object 1, object 2, object v, object w, ठीक है, called the vectors. Now these objects are basically called vectors for which there exists a definite rule for forming the vector sum denoted by this, and a definite rule for multiplication by scalars denoted by this with the following features. तो बेसिकली एक लीनियर वेक्टर स्पेस आपके पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है. वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है. हम इनको वेक्टर्स जरूर कहते हैं लेकिन इनमें वेक्टर्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती. वेक्टर्स का क्या होता है, आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है, जबकि जो लीनियर वेक्टर स्पेस होता है इसका ना तो मैग्नीट्यूड होता है ना इसकी कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है. इसको हम एरोस से रिप्रेजेंट नहीं करते जैसे कि नॉर्मली हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. ये सिंपली आपके पास ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है. जैसे कि अगर आपके पास कोई आप चेयर ले लो, ठीक है, उसके ऊपर अगर ये वाले जो रूल्स अब हम स्टडी करने वाले हैं वो अप्लाई होते हैं तो वो चेयर भी आपके पास एक लीनियर वेक्टर स्पेस हो जाएगी, ठीक है. आप कोई कुशन ले लो, आप कोई परफ्यूम की बॉटल ले लो, आप कुछ भी ले लो, ठीक है, आप कोई फ़ोन ले लो, अपनी सराउंडिंग्स में आप कोई भी चीज़ उठा लो, अगर उसको वो ये जो अभी हम रूल स्टडी करेंगे वो ओबे करता है तो वो चीज़ आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस कहलाएगी, ठीक है, या लीनियर वेक्टर कहलाएगा. सही हो गया ना. ये वेक्टर्स का नाम इनको दिया गया है बट दे डू नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, ठीक है. इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, अपने कुछ रूल्स है जिनको ओबे करना ज़रूरी है फॉर द थिंग्स और द ऑब्जेक्ट्स टू बी कॉल्ड द वेक्टर्स और द लीनियर वेक्टर्स, ठीक है. सो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी कि जो लीनियर वेक्टर स्पेस होते हैं या लीनियर वेक्टर्स होते हैं उनमें और जो हमारे कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स होते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं रूल से. सबसे पहला रूल अगर आप देखें तो आपके पास क्या कहता है वो कि द रिजल्ट ऑफ दीज ऑपरेशंस इज अनदर एलिमेंट ऑफ स्पेस, अ फीचर कॉल्ड द क्लोजर. दैट इज़ कि आपके पास जो ये दो वेक्टर्स हैं इनको जब आप ऐड कर लेते हो तो वो आपके लीनियर वेक्टर स्पेस को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है. जैसे कि इनिशियली आपके पास आपके ओरिजिनल वेक्टर्स हैं, लेट्स से कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वेक्टर v है आपके पास, ठीक है, और आपके पास क्या है, वेक्टर w है, ठीक है. आप कोई भी वेक्टर कंसिडर कर सकते हो. ये दो वेक्टर्स सेपरेटली जो है वो भी आपके पास क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं आपके लीनियर वेक्टर स्पेस को, ठीक है ना. क्या कर रहे हैं, सेपरेटली इंडिविजुअली बिलोंग कर रहे हैं लीनियर वेक्टर स्पेस को. अगर इन दो वेक्टर्स को हम सम अप कर दें और आपके पास स्टिल उसका रिजल्ट इक्वल आए या बिलोंग करे टू द लीनियर वेक्टर स्पेस तो आपके पास वो जो ये दो चीज़ें हैं ये आपके पास लीनियर वेक्टर्स कहलाएंगे क्योंकि ये आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस को बिलोंग करते हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो ये आपके इंडिविजुअल वेक्टर्स थे अगर उनका आप सम ले लो और वो रिजल्ट आपके पास बिलोंग करे टू द लीनियर वेक्टर स्पेस, then these vectors are called the
linear vectors and the space is called the linear vector space. ठीक है, and the property that we studied just now is known as the closure property and the most important property to identify the linear vector space. ठीक है, second property is scalar multiplication. स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन द वेक्टर्स. ठीक है, हमारे पास वेक्टर्स में क्या होता है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है. यानी कि अगर आप एक स्केलर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें दो वेक्टर्स के सम के साथ, तो वो जो स्केलर होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी दोनों वेक्टर्स उससे मदद ले सकते हैं. देखें यहाँ पे हमारा वेक्टर ए है, सॉरी हमारा स्केलर ए है जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद द सम ऑफ टू वेक्टर्स v एंड w. ठीक है, अब हमारे पास ये क्या होना चाहिए, जो a स्केलर है ये इस वेक्टर v और वेक्टर w पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो क्या आ जाएगा आपके पास a ऑफ वेक्टर v प्लस a ऑफ वेक्टर b. अगर ये चीज आपके पास ओबे होती है तो तब आपके पास ये जो वेक्टर स्पेस होगा ये लीनियर वेक्टर स्पेस कहलाएगा. इसी तरह आपकी, अच्छा अब ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट में स्टडी कर ली हैं, दीज आर दी स्टार प्रॉपर्टीज. ठीक है, यानी दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज whenever you are defining a vector space. ठीक है, फिर इसके अलावा आपके पास और भी प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि कॉमनली जो आप वेक्टर्स को देखते हो जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, उनमें भी ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं. जैसे कि आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्केलर्स, दैट इज कि अगर आपके पास a प्लस बी हो जाए, यानी दो स्केलर्स को आप ऐड करें और उसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो वेक्टर होगा ये इन दोनों स्केलर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि a इंटू वेक्टर प्लस b इंटू द वेक्टर. ठीक हो गया. इसी तरह आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. तो यहाँ पे आपका ये जो स्केलर है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया विद द प्रोडक्ट ऑफ अनदर स्केलर विद अ वेक्टर. ठीक है, तो इसको आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए कि आप a इंटू बी भी कर दें और फिर उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो चीज़ आपके पास इस अलजेब्रिक कैलकुलेशंस की इक्वल आनी चाहिए. तो ये भी आपका रूल ओबे हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये दोनों जो रूल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं ये दोनों, ठीक है, जो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये आपके कॉमन वेक्टर्स के साथ भी यही रूल्स होते हैं. इसी तरह आपके पास एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि दोनों चीज़ों को आप इस ऑर्डर में ऐड कर दो या इसके उल्टे ऑर्डर में ऐड कर दो, स्टिल आपके पास दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे, दोनों के सम्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे. यानी कि लेट्स से मैं आपके पास क्या कर दूँ, 2 प्लस 3 कर दूँ इक्वल टू 3 प्लस 2 कर दूँ, तो यहाँ पे भी मेरे पास 5 आएगा और यहाँ पे भी मेरे पास 5 आएगा. दैट मीन्स कि एडिशन इज कम्यूटेटिव. ठीक है ना, तो ये वाली भी रूल को ओबे करना ज़रूरी है. इसके अलावा एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी कि ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है, इसको आपने ऐड कर दिया विद द कलेक्टिव सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स, एंड फिर आपने क्या कर दिया, ये आपके पास इक्वल आना चाहिए फर्स्ट टू वेक्टर्स के कलेक्टिव सम के साथ प्लस द थर्ड वेक्टर. ठीक है ना, तो इस चीज ये दोनों अगर साइड्स लेफ्ट एंड राइट साइड एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो मतलब कि एडिशन इज एसोसिएटिव. ठीक है, इसके अलावा देयर एग्जिस्ट अ नल वेक्टर, ये जो आपके पास होता है दिस इज द नल वेक्टर, ओबेइंग दैट कि अगर नल वेक्टर को आप किसी वेक्टर के साथ ऐड कर दो तो वही वेक्टर आपको एंड में मिलेगा. ठीक है ना, इसके अलावा आपके पास क्या है, फॉर एवरी वेक्टर देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स अंडर एडिशन, दैट इज कि आपके पास हर एक वेक्टर के लिए एक इनवर्स वेक्टर भी मौजूद होता है अंडर एडिशन. ठीक है, यानी कि प्लस माइनस की बात की जा रही है. ठीक है, नॉट मल्टीप्लाई डिवाइड. ठीक है, तो आपके पास ये एक वेक्टर है जो कि नेगेटिव है, सच दैट आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर आप इस वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ ऐड कर देते हो, ठीक है, अंडर एडिशन का यही मतलब है. इनवर्स अंडर एडिशन का क्या मतलब है, ये आपका वेक्टर है, ठीक है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ v, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो वो आपके इनवर्स अंडर एडिशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला वेक्टर हो गया और फिर प्लस, ठीक है, और फिर ये वाला वेक्टर आपने लगा दिया. ठीक है, तो इससे आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक नल वेक्टर आएगा. ठीक है, ये तो आपको पता है, कॉमन मैथमेटिक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास एक नल वेक्टर आ जाएगा. अब आपके पास जब ये सारे रूल्स जो है वो कोई भी वेक्टर स्पेस जो है ओबे करेगा तो वो वेक्टर स्पेस आपके पास क्या कहलाएगा, एक लीनियर वेक्टर स्पेस कहलाएगा. तो यही चीज़ अब हमने प्रूव करनी है और इन्हीं जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको यूज़ करते हुए हम डिफाइन करेंगे कि क्या आपके पास ये a, b, 1 एक वेक्टर स्पेस है या नहीं. तो अप्लाई करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को इस गिवन सेट के ऊपर और देखते हैं कि क्या ये आपके पास ओबे करती है इस प्रॉपर्टी को, ये सेट की नहीं. ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले हम इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास गिवन सेट क्या है, a, b, 1 है. तो अगर हम इस सेट का इनवर्स ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ a, नेगेटिव ऑफ b एंड नेगेटिव ऑफ 1. अब अगर आप इस सेट को गौर से देखें तो ये गिवन सेट के इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि ये इस गिवन सेट को बिलोंग नहीं कर रहा. क्यों, कैसे,
देखिए आपके पास ए और बी जो है ये तो कोई रियल नंबर है, ठीक है, आपको पता है कि कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो अगर मैं -1, -2, -3, -4 इसे ए बी की जगह लिख दूं तो वो स्टिल आपके पास बिलोंग करेंगे इस सेट को, ठीक है ना। तो ए और बी तो कोई मसला नहीं बना रहे, लेकिन जो आपका वन है वो आपके पास एग्जैक्टली वन ही आना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये वाला जो सेट है वो इस सेट को बिलोंग करता है। क्योंकि आपका ए और बी चेंज हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन वन जो है ये वन ही रहेगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा रियल नंबर आता है तो वो आपका ओरिजिनल सेट को बिलोंग नहीं करेगा। जैसे कि अब यहाँ पे आपका -1 आ गया है और यहाँ पे आपका वन है, तो वन एंड -1 में फर्क है, ठीक है ना। ये दो आपके पास सेम रियल नंबर्स नहीं है, तो इसीलिए जो है इस -1 की वजह से आपके पास जो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है वो ओबे नहीं हो रही है, और जो आपका ये सेट है -a -b -1 वो बिलोंग नहीं करता टू AB1। सही हो गया। सो दस द लैक ऑफ इनवर्स मीन्स दैट दीज एंटिटीज डू नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। लेकिन एक ही प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम अपना कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, इसको हम चेक करते हैं बाकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। वैसे तो अगर आपकी एक भी प्रॉपर्टी ओबे नहीं हो रही ना, वो सारी प्रॉपर्टीज ओबे होनी चाहिए जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो अगर एक भी प्रॉपर्टी ओबे नहीं हो रही तो मीन्स के वो वेक्टर स्पेस नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करते हो तो आप एक प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करते, बल्कि आप जरा 2-3 प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हो ताकि आप फुल श्योरिटी से कह सको या फाइंड आउट कर सको कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगी मेनली कि आप जो है जो क्लोजर प्रॉपर्टी है और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, इन दोनों को आप सबसे पहले किया करो, क्योंकि ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनके थ्रू आपको क्विकली पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आप जो है जो क्लोजर प्रॉपर्टी है और जो आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई किया करो, ठीक है। चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। ओके जी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका जो सम है वो आपके पास बिलोंग करना चाहिए टू द गिवन वेक्टर स्पेस। यानी कि आपके पास वेक्टर स्पेस आपका क्या है, AB1 है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो वेक्टर V है वो आपके पास A1 B1 और 1 है, और जो आपका वेक्टर W है वो आपके पास क्या है, A2 B2 एंड 1। तो अब मैं क्या कर लूंगी, इन दोनों का सम ले लूंगी, क्योंकि इनके सम के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास इस वेक्टर स्पेस को यानी कि इस वेक्टर स्पेस को पार्टिकुलरली बिलोंग करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करती हूँ A1 B1 एंड 1 प्लस A2 B2 एंड 1। तो अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट, सेकेंड एलिमेंट विद द सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट विद द थर्ड ऐड हो जाएंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 एंड 1 प्लस 1। रिजल्ट आ जाएगा आपके पास A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 एंड 2। अब आप देख पा रहे हो अगेन कि ये 2 जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। जो थर्ड एलिमेंट है वो फिर से गड़बड़ कर रहा है, ये हमारे पास अगेन इस सेट को बिलोंग नहीं करता। जो आपका A1 A2 है B1 B2 है, इसकी जगह तो आप कोई भी रैंडम रियल नंबर यूज कर सकते हो, तो ये तो कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन जो आपका ये 2 है, जो थर्ड एलिमेंट है, वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, क्योंकि इस एलिमेंट की वजह से अब आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो आपके पास सेट आया है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी वो आपके पास बिलोंग करता है टू द लीनियर वेक्टर स्पेस। सो वी से दैट कि A1 plus A2 B1 plus B2 comma 2 does not belong to AB1. So thus lack of closure property means that these entities or the given set cannot be a vector space. आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अगेन ये भी काफी इजी है। इसमें हम सपोज करते हैं कि हमारे पास C एक स्केलर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द गिवन सेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C इंटू AB1 विच इज इक्वल टू CA कॉमा CB कॉमा C। अगेन आप देख पा रहे हो कि आपके पास मसला कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं सेट में, थर्ड एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास CA CB से कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो स्केलर है वो भी ऑब्वियसली कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका ये C आया हुआ है ये भी ऑब्वियसली कोई रैंडम रियल नंबर होगा, इट इज नॉट 1, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि अगेन ये वाला जो सेट है वो आपका जो गिवन सेट है उसको बिलोंग नहीं करता। सो लेक ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन मींस द वेक्टर स्पेस फॉर द गिवन सेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द गिवन सेट AB1 डू नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आप जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने एक प्रॉपर्टी को सिर्फ
यूज नहीं करना टू प्रूव दैट वेदर द गिवन सेट इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट। आपने मोर देन वन प्रॉपर्टीज को यूज करके फाइंड आउट करना है, ताकि आप जो है अपने कंक्लूजन को जो आप देंगे उसमें कोई एरर ना हो, ठीक है ना। मे बी कि कोई सेट आपके पास ऐसा हो जो कि इन्वर्स की प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहा, लेकिन मे बी वो क्लोजर की प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा हो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आपने अकाउंट में लेके जाना है। और सबसे पहले आप क्लोजर प्रॉपर्टी इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे ट्राई कीजिए, ठीक है। पहले उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को लेके आप अपने सेट को यूज़ करके सॉल्व करें और फाइंड आउट करें कि वेदर वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएं, ठीक है। इन्वर्स की प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, नल वेक्टर की प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इन प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, विच वाज क्वाइट इजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।